हेलो फ्रेंड, फनी वर्ल्ड बायोग्राफी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, वर्तमान में हमारे देश में जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार है वह है भारतीय जनता पार्टी। प्राथमिक सदस्यता यानी प्राइमरी मेंबरशिप के आधार पर भारतीय जनता पार्टी इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो दोस्तों, इस दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी जो कि हमारे देश की है, क्या आपको उसके बारे में नहीं जानना चाहिए कि इस पार्टी का इतिहास क्या है, इसकी नींव किसने रखी और यह देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे बनी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं भारतीय जनता पार्टी की पूरी कहानी मेरे साथ। दोस्तों, मेरे वीडियो के नीचे लेफ्ट साइड में दिए हुए थम्स अप बटन प्रेस कर इसे लाइक करें और वीडियो के नीचे राइट साइड में दिए हुए रेड बटन प्रेस कर इसे सब्सक्राइब जरूर करें। सन 1951 से पहले पूरे देश पर कांग्रेस का वर्चस्व था। कांग्रेस पार्टी जो कि आज़ादी के समय गांधीवादी सिद्धांतों पर चलते हुए आज़ादी की लड़ाई लड़ी और इन्हीं सिद्धांतों के साथ आज़ादी के बाद देश की सत्ता भी संभाली। परंतु पार्टी धीरे धीरे गांधीवादी सिद्धांतों से चलते हुए नेहरूवाद की तरफ चल पड़ी। आज़ादी के समय देश का विभाजन, कश्मीर के प्रति नेहरू की नीति, देश में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर मुस्लिमों का राजनीतिकरण, इन सब कारणों से पूरे देश में राष्ट्रवादी लोगों और संगठनों में कांग्रेस के प्रति विरोध बढ़ती गई। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो कि नेहरू मंत्रिमंडल में थे, उन्होंने इन्हीं सब कारणों से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस के विरुद्ध एक नई पार्टी बनाने की सोची। इसके लिए वह देश की राष्ट्रवादी ताकतों को एकजुट करने की राह पर चल पड़े। इसी क्रम में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने आरएसएस के द्वितीय संचालक श्री माधव सदाशिवराव गोलवलकर से मिले और नई पार्टी बनाने का उनके सामने विचार रखा। एक तरफ गोलवलकर जहां आरएसएस को राजनीतिक पार्टी से दूर रखना चाहते थे, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने कुछ चुनिंदा निष्ठावान संघ के कार्यकर्ता को यह काम सौंपा। इनमें से प्रमुख थे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिन्हें मुख्य सचिव का पद दिया गया। इन सभी राष्ट्रवादी लोगों ने अपने अथक प्रयास और सच्ची लगन से 21 अक्टूबर सन 1951 में जनसंघ पार्टी की स्थापना की। इसके तुरंत बाद ही सन 1953 में आम चुनाव हुआ, जिसमें हालांकि पार्टी को 3 सीटें ही मिली, परंतु इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया। सन 1953 में कश्मीर के एकीकरण के लिए जनसंघ ने पूरे देश में अभियान छेड़ा। उस समय कश्मीर में बिना परमिट किसी भारतीय को जाने का अधिकार नहीं था। तब डॉक्टर मुखर्जी ने अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए कश्मीर में प्रवेश किया। इसी दौरान उनको गिरफ्तार कर लिया गया। देश की अखंडता को बचाने की लड़ाई लड़ते हुए श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उसी दौरान जेल में दिल का दौरा पड़ा और वे शहीद हो गए। उनकी शहादत बेकार नहीं गई। देश में आक्रोश का जन सैलाब उमड़ा। इसी के चलते जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला को इस्तीफा देना पड़ा और कश्मीर में जाने के लिए परमिट की आवश्यकता को खत्म किया गया। सन 1968 तक पंडित दीनदयाल उपाध्याय पार्टी के महासचिव बने रहे। उन्होंने पूरे देश में पार्टी की जमीन तैयार की और संगठन को आगे बढ़ाते रहे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारतीय जीवन पद्धति और मानव दर्शन की अलग व्याख्या की, जो कि 1965 की अखिल भारतीय अधिवेशन के दौरान पार्टी की आधिकारिक सिद्धांत बन गया। 1965 की लोकसभा चुनाव में पार्टी को 35 सीटें मिली और 9.4% वोट मिले। इस समय तक पार्टी का मुख्य मुद्दा हिंदू रीति रिवाजों, जीवन पद्धति और संस्कृति की संरक्षा, देश में एक नागरिक संहिता लागू करना, कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा खत्म करना और गौ हत्या को बंद करना बन गया। 1967 में कालीघाट में अखिल भारतीय का 14वां सम्मेलन हुआ, जिसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पार्टी का अध्यक्ष चुना गया, परंतु दुर्भाग्यवश 1968 में ही उनका देहांत हो गया। तब पार्टी की कमान अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी ने थामा। 13 फरवरी सन 1968 को अटल बिहारी वाजपेयी को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। सन 1975 में इंदिरा गांधी ने पूरे देश में आपातकाल लगाई तो पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ आवाज उठाई।
जनसंघ ने पूरे देश में सत्याग्रह आंदोलन किया और जन जन को लोकतंत्र की हत्या के विरुद्ध खड़ा किया। इसी दौरान इंदिरा गांधी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया। तब जनसंघ ने जनता पार्टी से मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। सन 1977 में लोकसभा का चुनाव हुआ। तब इंदिरा गांधी अपनी सीट भी नहीं बचा सकी। जनसंघ जनता पार्टी से मिलकर सरकार बनाई, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने और लाल कृष्ण आडवाणी को सूचना और प्रसारण मंत्री का पद दिया गया। परंतु यह सरकार केवल 2 सालों तक ही चली और 15 जुलाई 1979 को आपसी लड़ाई के कारण सरकार गिर गई। तब मध्यावधि लोकसभा चुनाव हुआ, जिसमें दोबारा कांग्रेस की सरकार बनी। जनसंघ जनता पार्टी से अलग होकर 24 अप्रैल सन 1980 को भारतीय जनता पार्टी का गठन किया, जिसके पहले अध्यक्ष श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बनाया गया। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी की अध्यक्षता में पार्टी का पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ। 1984 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी को जबरदस्त समर्थन मिला और बीजेपी केवल 2 सीटों पर सिमट कर रह गई। 1989 में बीपी सिंह की सरकार बनी, जिसमें भाजपा ने बाहर से समर्थन दिया। इसी दौरान देश में राम जन्मभूमि का मुद्दा उठा, जिसे बीजेपी ने अपना समर्थन दिया। इस यात्रा में पूरे देश के हिंदुओं का जन सैलाब उमड़ा, परंतु सरकार ने बीच में ही रथ यात्रा रोक डाली, जिससे बीजेपी को और कोई रास्ता नजर नहीं आया और उसने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इस कारण जनता दल की सरकार गिरी। पुनः कांग्रेस के समर्थन से श्री चंद्रशेखर देश के प्रधानमंत्री बने, परंतु कुछ दिनों बाद कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और वह सरकार भी गिर गई। 1991 में मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें भाजपा को पूरे देश में 120 सीटें मिली। इसी दौरान कश्मीर में आतंकवाद की घटना बढ़ रही थी। कश्मीर सुलग रहा था। तब भाजपा ने कश्मीर में लाल चौक पर तिरंगा फहराने का संकल्प लिया। भाजपा के नेता श्री मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में एकता यात्रा निकाली और बीजेपी ने 26 जनवरी 1992 को कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा फहरा पूरे देश को एकता और अखंडता का संदेश दिया। सन 1992 में राम मंदिर का मुद्दा दोबारा पूरे देश में जोर पकड़ा। इसी दौरान 6 दिसंबर 1992 को अनियंत्रित भीड़ ने राम जन्मभूमि के ऊपर बने ढांचे को तोड़ दिया। इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया गया। 1996 के लोकसभा चुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी के रूप में देश में उभरी और कई राजनीतिक दलों से मिलकर भाजपा ने अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनाई, परंतु यह सरकार मात्र 13 दिनों तक चली। कुछ दिनों तक देश में जोड़ तोड़ की सरकार चली, मगर पुनः सन 1998 को मध्यावधि चुनाव हुआ और इस बार एनडीए के नेतृत्व में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। बीजेपी को अकेले पूरे देश में 186 सीटों पर जीत हासिल हुई। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में पुनः एनडीए की सरकार बनी, परंतु जोड़ तोड़ की राजनीति के चलते पुनः यह सरकार भी केवल 13 महीने तक ही चली। फिर एक बार दोबारा मध्यावधि चुनाव हुआ, जिसमें बीजेपी और भी मजबूती के साथ उभरी। बीजेपी को पूरे देश में 186 सीटों पर जीत हासिल हुई और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में देश में पुनः एनडीए की सरकार बनी। यह सरकार पूरे 5 वर्षों तक चली, परंतु 2004 में दोबारा जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो जनादेश बीजेपी के पक्ष में नहीं आया और राजनीतिक समीकरण ऐसा बना कि देश में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए की सरकार बनी। कांग्रेस ने 2 बार लगातार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए की सरकार बनाई, परंतु कई घोटालों के आरोपों से घिरी इस सरकार को सन 2014 के लोकसभा चुनाव में देश की जनता ने खारिज कर दिया। मोदी जी के नेतृत्व में लड़ी भाजपा की पार्टी ने 2014 के चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया। भाजपा सम्मिलित 336 सीट पर जीत दर्ज की, जबकि अकेले बीजेपी ने 286 सीट पर जीत दर्ज की। 30 साल बाद कोई पार्टी पूरे देश में पूर्ण बहुमत हासिल की और इस समय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी
बीजेपी सरकार के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री और इस समय माननीय श्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के नेतृत्व वाली सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के सफर की कहानी आपने सुना। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे आने वाले प्रत्येक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे, जो कि बिल्कुल फ्री है। धन्यवाद।